आज की जो सत्य घटना मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ वो बरेली के प्रेम नगर मोहल्ला भूड़पुडरिया में दो भाई रहते थे, जिसमें एक का नाम योगेश सक्सेना और दूसरे का अंशु सक्सेना था। उनकी दो बहनें भी थी और माता पिता थे। योगेश सक्सेना पास ही के नाथ मंदिर के बराबर में एक शोरूम में कपड़े का सेल्समैन का काम करता था। 1 मार्च 2020 रात हो चुकी थी। योगेश अपने घर नहीं पहुंच पाया था, जिससे उसके परिवार वाले चिंता करने लगे थे। परिवार वालों ने बड़े भाई अंशु को फ़ोन मिलाया और बात बताया कि योगेश अब तक घर नहीं पहुंचा। इतना जानते ही अंशु ने योगेश के मालिक से कांटेक्ट किया और जाकर पूछा तो योगेश के मालिक जितेंद्र, जो शोरूम के मालिक थे, उन्होंने बताया कि वो तो सवेरा ही निकल गया था। कह रहा था कि मेरी तबीयत ख़राब है, इसलिए वो आज शाम सवेरा ही निकल गया था। योगेश को पूरी रात ढूंढा गया, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। 2 मार्च की सुबह थाना कोतवाली और कुमार टॉकीज के बीच एक मैदान पड़ता था, जिसमें लोग अक्सर घूमने आया करते थे। लोगों को वहाँ पर एक अर्धजली लाश मिली, जिसे देखकर लोगों ने पुलिस को कॉल किया। पुलिस को सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद पता चला कि जिस आदमी की मृत्यु हुई है उसकी उम्र 30 से 35 वर्ष है। मृतक के चेहरे पर 4 घाव भी है, जिससे पता लगता है कि किसी चाकू या धारदार हथियार से इस पर वार किया गया है और शिनाख्त न हो सके, इसलिए उसकी लाश को जलाने की कोशिश भी की गई है। पास ही में उसका मोबाइल पड़ा मिला, जो कि आधा जला हुआ था। लाश की शिनाख्त के लिए पुलिस ने आसपास के व्यापारियों को बुलाया, जिनमें से जितेंद्र भी था। जितेंद्र ने लाश की शिनाख्त की और बताया कि यह तो मेरे शोरूम में काम करने वाला सेल्समैन योगेश है। योगेश की लाश मिलने पर जितेंद्र ने तुरंत उसके घर वालों को कॉल किया। सूचना पर योगेश की मां मुन्नी देवी और भाई अंशु मौके पर पहुंचे। उन्होंने लाश की शिनाख्त की, जिसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद इंस्पेक्टर गीतेश कपिल ने अंशु से पूछताछ की, तो उसने बताया कि योगेश अपने दोस्त की बहन उमा से फ़ोन पर बात करता था और अपनी सारी कमाई भी उसी पर लुटाता था। कोतवाली आकर इंस्पेक्टर गीतेश की तरफ से धारा 302 और 201 के तहत अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया। इंस्पेक्टर गीतेश ने जांच शुरू की और योगेश के फ़ोन नंबर से कॉल डिटेल निकाली, जिसमें पता चला कि उसकी लास्ट कॉल जो थी उमा की आई हुई थी और पिछले कुछ दिनों से लगातार उस नंबर से बात हुआ करती थी। और जब योगेश दुकान से निकला तो उस टाइम भी लास्ट कॉल जो था वो उमा का ही था। इसके बाद 3 मार्च को इंस्पेक्टर गीतेश ने उमा शुक्ला को उसके घर से हिरासत में लेकर उससे कड़ाई से पूछताछ की, जिसके बाद उमा शुक्ला ने सच्चाई बता दी। पूछताछ में उमा ने बताया कि उसने योगेश की हत्या अपने दूसरे प्रेमी सुनील से करवाई थी, जिसके बाद सुनील को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उनसे दोनों से पूछताछ करने के बाद असली कहानी का पता लगा, जो कि ये थी। परिवार में पत्नी मुन्नी देवी के अलावा 2 बेटे और 2 बेटियां भी थी। अशोक सक्सेना ने अपनी बड़ी बेटी शालिनी का विवाह कर दिया था, जिसके बाद वह तीनों बच्चों के विवाह से मुक्त होने से पहले ही 3 वर्ष पहले मृत्यु को प्राप्त हो गया। बड़ा बेटा अंशु, जो ब्याह बारातों में बैंड बाजे का काम करता था, और 10वीं पास योगेश, जो पिछले 5 साल से सेल्समैन का काम कर रहा था। योगेश के मकान से कुछ दूरी पर हेमचंद्र शुक्ला रहते थे, जो एक प्राइवेट जॉब करते थे, जिनकी पत्नी का नाम जानकी और एक बेटी उमा शुक्ला और बेटा उमर उर्फ मुन्नू था। 20 जुलाई 1990 को जन्मी उमा बहुत ही खूबसूरत और महत्वाकांक्षी युवती थी, जो बरेली में महाविद्यालय से ग्रेजुएशन की थी और बरेली जैसे बड़े महानगर का उस पर खूब परछाई पड़ी थी। उमा का भाई अमर और योगेश एक ही मार्केट में अलग अलग कपड़े की दुकानों पर काम करते थे, जिससे उनकी दोस्ती हो गई
और वे एक दूसरे के घर पर भी आने जाने लगे। जिसके बाद योगेश की उमा से भी मुलाकात होने लगी और दिन में कई कई बार उनकी मुलाकात होने लगी। दोनों की नज़रें जब आपस में टकराती तो उमा लज्जा कर नज़रें हटा लेती, जिससे योगेश को उसकी ये अदा बहुत पसंद आई और वह उसे मन ही मन चाहने लगा। एक दिन योगेश उमा के कमरे से निकलकर बाहर की ओर जाने लगा कि अचानक उसका पैर फिसलने से उसके बाएं हाथ के अंगूठे में चोट लग गई, जिससे उसका खून बहने लगा। यह देखकर उमा दौड़ी दौड़ी आई और अपने रुमाल को पानी में भिगोकर उसके अंगूठे पर लपेट लिया, जिससे योगेश उसको देखता रह गया। उमा रुमाल बांधकर बोली, ज़रा संभल कर चला करो, अगर आप इस तरह गिरोगे तो ज़िंदगी की राह पर कैसे संभल कर चलोगे। ज़िंदगी की डगर पर अगर गिरा भी तो ज़िंदगी भर साथ देने वाले हाथ मुझे संभाल लेंगे, मगर पता नहीं ये हाथ किसके होंगे। योगेश की इस शरारत से उसकी आंखें थोड़ी देर के लिए शर्मा गई और वह बोली, छोड़ो इन बातों को और थोड़ी देर बाद अपने इस रुमाल को भिगो लेना, जिससे तुम्हारी चोट जो है जल्दी ठीक होगी। अंगूठे का जख्म तो ठीक हो जाएगा, लेकिन दिल का जख्म। इतना कहकर योगेश वहाँ से चला गया। रूहानी तौर पर एक दूसरे से बंधे हुए होने के बावजूद खुलकर दोनों एक दूसरे से इजहार नहीं कर पा रहे थे। लगन की आग दोनों ओर लगी थी, बस कमी थी तो शब्दों को जुबा देने की। योगेश जब घर आता तो उमा का मन ज़्यादा से ज़्यादा देर उसके साथ रहने को करता था। जब भी दोनों मिलते एक दूसरे से इधर उधर की बातें करते, जिससे कि उमा और योगेश एक दूसरे को बहुत अधिक जानने लगे थे और उमा उससे ज़्यादा मिलने लगी थी। एक दिन योगेश अपने कमरे में बैठा कुछ पढ़ रहा था कि तभी उमा उसके कमरे में आ गई और उमा को देखकर योगेश बोला कि आओ, बहुत देर कर दी तुमने। इतना कहने के बाद उमा बोली, वो मम्मी के साथ में घर के काम में हाथ बटा रही थी। योगेश बोला कि तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाता हूँ। उमा वहीं मेज पर रखी पत्रिका के पेज पलटने लगी। थोड़ी ही देर बाद योगेश भी चाय बना कर ले आया और टेबल पर रखते हुए बोला कि तुम क्या पढ़ रही हो। इतना सुनने के बाद उमा उसकी तरफ देखते हुए बोली कि इस पत्रिका में एक बहुत ही अच्छी कहानी लिखी है, बस वही पढ़ रही थी। यह सुनकर योगेश भी उमा के पास बैठकर चाय पीने लगा और पत्रिका को पढ़ने लगा। पत्रिका पूरी पढ़ने के बाद ही योगेश ने सिर उठाया और उमा से बोला, उमा तुम सही कह रही थी, इसमें बहुत ही प्यारी प्रेम कहानी लिखी है, लेकिन क्या सच में ऐसी पवित्र प्रेम कहानी हर किसी की होती है? सही कहा था तुमने, दोनों में कितना प्रेम था। उमा सच बताओ, क्या रियल ज़िंदगी में भी ऐसा कोई प्रेम कर सकता है? योगेश की बात सुनते हुए उमा भावुक होते हुए बोली कि वह बड़े किस्मत वाले होते हैं जिन्हें ऐसा प्यार मिलता है। उमा की बात काटते हुए योगेश बोला कि नहीं, कुछ मेरी तरह ऐसे बदनसीब भी होते हैं जिन्हें प्यार के नाम पर सिर्फ जमाने की ठोकरें ही मिलती है। यह कहने के बाद योगेश की आंख से आंसू छलक आए। आंसू देखकर उमा भावुक हो गई और योगेश के हाथ पकड़कर बोली, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम तो इतने प्यारे हो कि तुमसे कोई भी प्रेम करेगा। योगेश ने जब उमा की ओर प्रश्नवाचक निगाहों से देखा तो उमा बोली कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन कह नहीं पा रही। आज हिम्मत कर कर कह दिया, दिल की बात जुबां पर आ गई है। उमा की बात सुनकर योगेश को विश्वास नहीं हो रहा था और वो बोला, क्यों तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? और अगर ऐसा हो भी गया तो क्या ये ज़माने के ठेकेदार हम दोनों को एक होने देंगे? हमारी तो कास्ट भी एक नहीं है। योगेश की बात सुनकर उमा बोली, प्यार तो प्यार होता है, इसे धर्म के तराजू में नहीं तोला जाता, और अगर हम प्यार करते हैं तो हम दुनिया की ताकत से भी टकरा लेंगे। यह बात सुनकर योगेश और उमा दोनों आपस में लिपट गए। दोनों के परिवार वालों को इस बात का पता चल गया था। योगेश के बहन और भाइयों ने उसे समझाया, लेकिन वह किसी की बात नहीं माना।
साथ ही साथ उमा के पिता भी उसके रिश्ते की तलाश करने लगे और कुछ दिनों बाद बुलंदशहर में रमेश नाम के एक लड़के से उसके रिश्ते की बात पक्की कर दी। उमा और योगेश इसको देखते रहे और हाथ मलते रहे, उनसे कुछ ना हो सका। प्रेमिका की शादी किसी और से तय होने पर योगेश पर तो जैसे दुखों के पहाड़ ही टूट गए और वह दिन रात सिर्फ उमा की कई बातों को ही याद करता रहता। 27 नवंबर 2020 को उमा की शादी रमेश से कर दी गई, जिसके बाद उन्होंने मनमुटाव पैदा हो गया और ऐसे ही एक साल बीत गया। धीरे धीरे उनमें मनमुटाव बढ़ता चला गया और उमा अपने घर वापस आ गई। इसी बीच उमा के एक लड़की भी हो गई जिसका नाम उसने सौम्या रखा। जिसके बाद उसने अपने पति से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए तलाक की याचिका कोर्ट में दायर कर दी। एक बार फिर उमा और योगेश एक दूसरे से मिलने लगे और वे एक दूसरे को फिर से मोहब्बत करने लगे। किस्मत ने एक बार फिर योगेश को उमा से मिला दिया था और अब योगेश उमा से शादी का दबाव बनाने लगा। उमा अपने मायके आई तो वह अपना खर्च उठाने के लिए गंगा चरण अस्पताल के पास एक कैफ़े में नौकरी पर लग गई, जहां उसकी मुलाकात सुनील शर्मा से हुई। सुनील शर्मा एक 32 वर्षीय अविवाहित युवक था जो इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट में स्टोर कीपर के पद पर तैनात था। दोनों में दोस्ती हुई और दोस्ती जल्दी प्यार में बदल गई। उमा सुनील से शादी करना चाहती थी क्योंकि वह नौकरी भी अच्छी करता था और पैसे भी अच्छे कमाता था। वहीं दूसरी ओर योगेश उसकी जाति का भी नहीं था और सेल्समैन की छोटी नौकरी करता था। उमा ने योगेश को समझाया कि वह उससे शादी नहीं कर सकती, लेकिन योगेश नहीं समझ पा रहा था। उसने कहा कि तुम शायद मेरे प्यार को भूल गई हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल रहा हूँ और मैं तुम्हें हर कीमत पर पाकर ही रहूँगा। जब योगेश किसी तरह से मानने के लिए तैयार नहीं था, उमा और सुनील ने उसे मारने की योजना बना ली। योजना अनुसार 1 मार्च को उमा अपने ऑफिस में थी जब रात को उसने योगेश को कॉल किया और कुमार टॉकीज के पीछे मिलने के लिए बुलाया। कॉल के बाद ही योगेश ने अपने मालिक से तबीयत खराब होने का बहाना लेकर दुकान से चला गया। वहीं पर मैदान में सुनील उसका इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही योगेश वहां पहुंचा तो सुनील ने उसकी आंखों में मिर्ची पाउडर गिर के उसके ऊपर धारदार हथियार से वार किया। उसकी गर्दन और उसके चेहरे को लहूलुहान कर दिया, जिसके बाद वह नीचे गिर के तड़पने लगा और उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद सुनील ने पास में पड़े एक पत्थर से उसको कुचल दिया, जिससे कि उसके चेहरे की शिनाख्त ना हो सके, और अपनी अपाची बाइक से उमा के पास चला गया। इसके बाद सुनील उमा के पास गया और उसे पूरी बात बताई, जिसके बाद रात 9 बजे के बाद उमा और सुनील दोबारा से उसके पास आए और उमा ने सुनील से कहा कि वह बैग से पेट्रोल लाकर उसकी लाश को जला दे, जिससे कि इसकी पहचान ना हो सके। सुनील ने बाइक से पेट्रोल निकालकर की लाश को उसी प्रकार जला दिया और जलाने के बाद वे दोनों वहाँ से चले गए, लेकिन पुलिस आसानी से उन दोनों तक पहुँच गई। सुनील की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हुआ चाकू और लाश को जलाने के लिए प्रयुक्त की गई माचिस की डिब्बी, रक्त रंजित कपड़े और अपाचे बाइक सभी चीज़ें बरामद कर ली गई। फिर कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें CJM कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। कथा पुलिस सूत्रों पर आधारित है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ऐसी ही कहानियाँ, ऐसे ही सत्य घटनाएं आगे भी सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ जाए और वीडियो को लाइक भी कर दें। आपसे आगे ही ऐसे ही मिलते रहेंगे। तब तक के लिए शब्बा खैर।